करवा चौथ पर फौजी बहू लौट आई। पूरे गांव में खुशी का माहौल छाया होता है। मोहन के बेटे प्रताप की शादी एक नीरजा नाम की लड़की से हो रही होती है। पूरा गांव इस शादी से बड़ा ही खुश होता है क्योंकि नीरजा एक फौजी होती है। लेकिन नीरजा की सास पार्वती और नंद नंदनी इस शादी से ज्यादा खुश नहीं होते हैं। अरे क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं। अरे वो हमारी पड़ोसन विमला है ना, आज पूरे मंदिर में दादी बनने की खुशी में मिठाई बांट रही थी। पूरे गांव में मेरी उम्र की सभी औरतें दादी और नानी बन गई हैं, लेकिन मैं ही अभी तक दादी नहीं बनी। ना जाने इस जन्म में मुझे पोता पोती का सुख नसीब भी होगा या नहीं। इसकी फौजी की नौकरी की वजह से साल भर तो ये बॉर्डर पर रहती है। ऐसे में तो मेरा दादी बनना नामुमकिन है। तुम दोनों यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रही हो। कुछ ख्याल भी है तुम दोनों को? आज बहू आने वाली है, उसकी आने की तैयारी करो। मैं और प्रताप स्टेशन जा रहे हैं अपनी फौजी बहू को लेने के लिए। हमारे आने तक सारी तैयारी कर देना। रामदास की बात सुनकर पार्वती और नंदनी का मुंह बन जाता है, लेकिन वो जानते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने मन को मारते हुए अपनी फौजी बहू के आने की तैयारी करने लगते हैं। उधर रामदास और प्रताप नीरजा को लेकर घर आ जाते हैं। नीरजा जब भी ड्यूटी से घर आती तो प्रताप और रामदास दोनों मिलकर उसका बहुत ध्यान रखते हैं। रामदास अपने हाथों से अपनी फौजी बहू को खाना खिलाता है। ये सब देखकर नंदनी और पार्वती किसी ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर फट रहे होते हैं। समय गुजरता है और नीरजा की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद नीरजा अपनी ड्यूटी पर वापस चली जाती है। वहीं अब पार्वती और नंदनी ने नीरजा के खिलाफ साजिश रचती हैं। प्रताप बेटा, तुझे नहीं लगता कि तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? नीरजा बहू फौजी है, जिसके चलते उसे हमेशा बॉर्डर पर ही रहना पड़ता है। ऐसे में तुम लोगों का परिवार कैसे बढ़ेगा? मैं तो कह रही हूँ नीरजा को तलाक दे और किसी अच्छी लड़की से शादी कर, जो हमें हमारे घर का जल्द से जल्द वारिस दे सके। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बहू फौजी है, जो साल भर बॉर्डर पर रहती है और हमारे देश की रक्षा करती है। इन फौजियों की वजह से ही हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। इस घर को जब वारिस मिलना होगा तब मिल जाएगा, लेकिन मैं नीरजा को धोखा नहीं दूंगा। प्रताप का जवाब सुनकर पार्वती और नंदनी समझ जाती हैं कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई में कई फौजी शहीद हो जाते हैं, लेकिन नीरजा हिम्मत नहीं हारती और आतंकवादियों से लड़ती है कि तभी एक गोली नीरजा के कंधे पर लग जाती है, जिससे नीरजा पहाड़ी से गिरकर नदी में बह जाती है। बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ने की खबर सब लोग टीवी पर देख रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या आप ही आर्मी ऑफिसर नीरजा के पति प्रताप है? जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है। इस लड़ाई में हमारे कई आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं। इसमें से एक आपकी पत्नी नीरजा भी है। उन्हें गोली लगी थी, जिसके चलते वो एक बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गई। इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने और गोली लगने के बाद किसी का भी बचना मुमकिन नहीं है। ये उनका कुछ सामान है जो हम आपको देने आए थे। प्रताप और रामदास को जैसे ही ये खबर पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत रोते हैं। लेकिन वहीं नंदनी और पार्वती इस खबर से बहुत ज्यादा खुश होती हैं और अपने कमरे में बैठकर पार्टी कर रही होती है। ये खबर तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी गुड न्यूज है। जहां नंदनी और पार्वती नीरजा की मौत की खुशी बना रही होती हैं, वहीं प्रताप और रामदास इस गम से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते कि उनकी बहू मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पानी में बहती हुई एक बॉडी जा रही होती है, जो किसी और की नहीं बल्कि नीरजा की होती है। पानी में गिरने की वजह से नीरजा बच जाती है और बहते हुए एक गांव के किनारे पहुंच जाती है, जहां प्रशांत नाम के लड़के की नजर नीरजा पर पड़ती है। हे भगवान, ये लड़की कौन है? लगता है ये पानी में डूबने की वजह से बेहोश हो गई है। इसे जल्दी से गांव के वैद्य के पास ले जाता हूँ। प्रशांत नीरजा को गांव के वैद्य के पास ले जाता है, जहां वैद्य नीरजा का इलाज करते हैं। 2 दिन के बाद नीरजा को होश आता है। मैं कौन हूँ और आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? लगता है इस हादसे की वजह से तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी हो। तुम गांव की नदी किनारे हमें बेहोश मिली थी। हमें भी नहीं पता कि तुम कहां से आई, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है,
तुम गर्भवती हो और माँ बनने वाली हो। लेकिन मेरा पति कौन है और मैं यहाँ कैसे आई? बेटी, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, इससे बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तुम हमारे साथ इसी गांव में रह सकती हो। सभी गांव वाले नीरजा को अपने घर में ही रखते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। वहीं बेचारे प्रशांत की हालत रो रो कर काफी बिगड़ चुकी थी। प्रताप बेटा, 7 महीने हो चुके हैं, अब तो तू शादी कर ले। नीरजा बहू वापस नहीं आने वाली। तू कब तक अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब करता रहेगा? हाँ बेटा, तू शादी कर ले। बहू के जाने का गम मुझे भी है, लेकिन मैं तेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हमारी बात मान, दूसरी शादी कर और अपना घर बसा। नीरजा बहू की आत्मा जहाँ पर भी है वो भी यही चाहेगी तू खुश रहे, ना कि दुखी। अपने माता पिता की आंखों में आंसू देख प्रताप अपने आंसू भूल जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है, जिसे सुनकर पार्वती और नंदिनी बहुत खुश होते हैं और प्रताप के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही समय में प्रताप की शादी एक मीनल नाम की लड़की से हो जाती है और प्रताप नीरजा को भूलकर मीनल के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, अरे काकी, आज गांव में इतनी तैयारी किस बात की हो रही है? कोई त्योहार आने वाला है क्या? हाँ बेटा, वो क्या है ना, कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है ना, तो ये उसी की तैयारी हो रही है। क्या करवा चौथ? नीरजा जैसे ही करवा चौथ का नाम सुनती है तो उसे कुछ याद आने लगता है और उसके दिमाग में उसकी पिछली जिंदगी की कहानी एक फ्लैशबैक की तरह चलने लगती है और देखते ही देखते नीरजा को सब याद आ जाता है। मुझे सब याद आ गया। मेरा नाम नीरजा है और मैं फौजी हूँ। लड़ाई में गोली लगने की वजह से मैं पहाड़ से नीचे गिर गई थी और नदी में बहती हुई मैं आपके गांव में आ गई। मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना है। जिसके बाद नीरजा अपने ससुराल के लिए निकल जाती है, लेकिन नीरजा जैसे ही ससुराल पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका पति प्रताप किसी और लड़की के साथ करवा चौथ का व्रत बना रहा है। ये सब देखकर नीरजा अंदर ही अंदर टूट जाती है कि तभी प्रताप की नजर नीरजा पर पड़ती है। नीरजा, तुम जिंदा हो? तुम इतने समय से कहाँ थी? तुम तो पहाड़ से गिरकर मर गई थी ना? पहाड़ से गिरने के बाद मैं एक नदी में बहते हुए एक गांव में पहुंच गई थी। मैं इतने महीने तक उस गांव में थी, मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अचानक मुझे मेरी याददाश्त वापस मिली और मैं यहाँ आ गई। नीरजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी नीरजा के ससुराल वाले वहां आ जाते हैं। तुम तो जिंदा हो? मैं शुरू से जानती थी कि आप और माँ जी मुझे पसंद नहीं करती। आप लोग तो मौका ढूंढ रहे थे प्रताप की दूसरी शादी करवाने का, और मरने की खबर सुनते ही आपने इनकी दूसरी शादी करवा दी। अब मेरा और मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? नीरजा, मैं मीनल को तलाक दे दूंगा, जिसके बाद तुम, मैं और हमारा बच्चा खुशी खुशी रहेंगे। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मीनल को तलाक देकर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम सब लोग साथ में रहेंगे, आप मीनल को तलाक मत दीजिए। नीरजा की बात सुनकर पार्वती और नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो लोग नीरजा से माफी मांगते हैं और नीरजा उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद नीरजा और मीनल दोनों मिलकर प्रताप की पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। कुछ ही दिनों में नीरजा एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद मीनल और नीरजा दोनों मिलकर उस बच्चे को पालते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। निर्मला रसोई में खाना बना रही होती है। वहीं उसके पति सुरेंद्र सिंह हॉल में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे होते हैं। निर्मला बार बार रसोई में झांकते हुए दरवाजे की तरफ देख रही होती है। निर्मला जी, आपके बार बार दरवाजे पर देखने से आपका बेटा बॉर्डर छोड़कर कल की जगह आज ही घर तो नहीं आ जाएगा ना? निर्मला और सुरेंद्र की एक ही संतान है, जो है फौजी रणजीत सिंह, जो साल में एक बार अपने घर लौटता है। अपने बेटे के आने की खुशी में निर्मला हर माँ की तरह सब कुछ अपने बेटे की पसंद का बनाती है। तभी फौजियों की एक जिप्सी दरवाजे के बाहर तक उसे छोड़ जाती है। तभी अपने बेटे को देख निर्मला की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। प्रणाम माँ, कैसे हो? अपने बेटे से दूर होकर भला एक माँ कैसी हो सकती है? साल भर में तो सिर्फ एक बार घर लौटता है और कभी कभी तो साल में भी नहीं आता। इस बार मैं तेरी शादी करा के ही भेजूंगी, फिर तो माँ के लिए नहीं तो बीवी के लिए तो करवा चौथ पर घर आएगा। अगले दिन वो रणजीत को लेकर लड़की देखने के लिए हरीश नाथ के घर आते हैं।
जी नमस्ते। आइए बैठिए ना यशोदा जी। संध्या बिटिया को ले आइए। संध्या सर नीचे किए पलके झुकाए उनके सामने आकर दोनों के पैर छूती है और हिचकिचाते हुए उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। और अब बारी रंजीत की आती है। जी, शक्कर कितनी डालूं? जी बस 2 चम्मच। संध्या हल्की सी नजर उठाकर रंजीत को देखती है। 6 फुट कद और हट्टे कट्टे शरीर के साथ चौड़े कंधे उसके फौजी होने के परिचय के लिए काफी था। संध्या रंजीत को पहली नजर में देखते ही उसको अपना दिल दे बैठती है। भाई साहब, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। हमारे फौजी बेटे को आपकी संध्या भा गई है। यशोदा जी, सबका मुंह तो मीठा कराइए। जी अच्छा। थोड़े ही दिनों में शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। वहीं जहां संध्या के मन में अपनी शादी के लिए हजारों सपने सज रहे थे, वहीं रंजीत के मन में भी अपनी सुहागरात को लेकर गुदगुदी उठ रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और संध्या एक फौजी की बीवी बन जाती है। जहां वो अपने सुहाग की सेज पर बैठी होती है, तभी फौजी रंजीत कमरे में आता है और घूंघट ओढ़े बैठी संध्या के करीब आता है और घूंघट में बैठी अपनी बीवी की तरफ देखकर गाता है। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। रंजीत की आवाज जैसी भी रही हो, मगर उस गीत में भरा उसका प्यार देखकर संध्या ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अजी सच कहूँ तो मुझे लगा था एक फौजी की बीवी बनकर पता नहीं मुझे कितना अनुशासन में रहना पड़ेगा, मगर आपके दिल में प्यार भरा देखकर मेरा सारा डर दूर हो गया। संध्या, एक देशभक्त फौजी के दिल से ज्यादा प्यार और किसी में भी नहीं हो सकता। तभी तो वो जंग लड़ते लड़ते भारत माता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। अजी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। शुभ शुभ बोलिए, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। सच कहूं तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है संध्या, कि तुम अब मेरी हो गई हो, फौजी रंजीत सिंह की। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम दोनों इंतजार कर रहे थे। इसके बाद दोनों उन लम्हों में खो जाते हैं। रंजीत उन लम्हों को वहीं पर रोक लेना चाहता था। दोनों ने ढेरों बातें की और सुबह हो गई। संध्या बड़ी खुशी से खाना बनाकर अपने सास ससुर और पति को परोसती है। तभी निर्मला उनके घूमने फिरने की बात छेड़ती है। रंजीत बेटा, तेरी और बहू की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों जाकर कहीं घूम आओ। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता हूँ। जैसे ही टिकट बुक करने के लिए रंजीत अपना फोन उठाता है तो उसके फोन पर बॉर्डर से कॉल आ जाता है। माँ, मुझे जाना होगा माँ। मगर रंजीत, तुझे तो बॉर्डर से 1 महीने की छुट्टी मिली थी ना बेटा। हाँ पिताजी, मगर बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, इसलिए छुट्टियां कैंसिल हो गई है। मुझे जाना होगा पिताजी। ये सुनकर संध्या की पलकें भीग जाती है। रंजीत अपनी फौजी की वर्दी पहनकर तैयार हो जाता है। तभी संध्या उसकी आरती करके कहती है, सुनिए, कुछ महीनों बाद करवा चौथ है, आप तब तक तो आ जाएंगे ना? हाँ संध्या, मैं करवा चौथ पर जरूर आऊंगा। ये तुम्हारे फौजी पति का वादा है, तो मेरा इंतजार करना। अपनी पत्नी से करवा चौथ पर आने का वादा करके रंजीत बॉर्डर चला जाता है और देखते ही देखते सुहागनों का त्योहार करवा चौथ आ जाता है। पूरा बाजार सुंदर सुंदर साड़ियों और रंग बिरंगी चूड़ियों से सज जाता है। तभी बड़ी उम्मीद से संध्या अपने पति को फोन लगाती है। संध्या, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? सुना है कश्मीर में बड़ी बर्फबारी पड़ी है, अच्छे से स्वेटर पहनकर रहना, मुझे आपकी चिंता हो रही है। संध्या, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारा पति फौजी है और फौजी फौलाद और अंगारों तक से लड़ सकता है। अजी सुनिए, 2 दिन बाद करवा चौथ है, आप आएंगे ना? नहीं संध्या, यहाँ पर हालात बहुत खराब है। मेरे देश को मेरी जरूरत है, मुझे माफ कर देना प्लीज। अपने पति के करवा चौथ पर घर ना लौटने की बात सुनकर संध्या उदास हो जाती है और भराए मन से रोते हुए कहती है, कोई बात नहीं जी, आप अपना फर्ज निभाइए, मैं यहाँ आपकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। तभी संध्या की सास निर्मला वहां आ जाती है। बहू, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, चलो मैं तुम्हारे लिए बाजार से साड़ियाँ दिलवा लाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं करवा चौथ पर अपनी शादी का जोड़ा ही पहनूंगी, जिसमें ब्याह कर मैं अपने फौजी पति की दुल्हन बनकर आई थी। देखते ही देखते एक दिन और बीत जाता है और करवा चौथ में सिर्फ एक दिन बाकी रह जाता है। मगर संध्या मन ही मन में अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद उसका पति करवा चौथ पर बॉर्डर से घर लौटकर आएगा।
तभी सास उसे सरगी से भरी थाली देकर कहती है, बहू, ये लो तुम्हारी करवा चौथ की सरगी। जी शुक्रिया माँ जी। सरगी में मावा मखाना, मीठी मठरी और मिठाई सब कुछ था, जिसे खाना संध्या को बहुत भाता था। मगर उसका दिल तो जैसे उसके देशभक्त फौजी पति के साथ बॉर्डर पर चला गया था। जैसे तैसे संध्या ने थोड़ी बहुत सरगी खाई और अगले दिन भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती है। तभी देखते ही देखते दिन बीत जाता है और शाम ढल जाती है। संध्या अपनी शादी का जोड़ा पहनकर अपने पति के नाम 16 श्रृंगार करती है और शीशे में खुद को डबडबाई आंखों से देखते हुए अपने फौजी पति का गाया हुआ गीत फिर से गाती है। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी, चुपके से देखेगी साजन को सजनी। संध्या बहू, करवा चौथ का चांद निकल आया है। संध्या करवा चौथ की थाली सजाकर उसमें अपने फौजी पति की तस्वीर रखकर छत पर आती है, जहां चारों तरफ औरतें सुहाग का जोड़ा पहने खुशी से नाच गा रही होती है। किसी छत की मुंडेर पर कोई सुहागन अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है, तो कोई अपना 16 श्रृंगार अपने पति को दिखा रही होती है। तभी संध्या मायूस होने की बजाय आंखें बंद करके अपने पति का चेहरा याद करती है और आंखें खोलकर कहती है, तो क्या हुआ जो मेरे पति इस करवा चौथ पर मेरे साथ मेरे पास नहीं है? मगर मुझे गर्व है जो मैं एक फौजी की बीवी हूँ, क्योंकि आज हर सुहागन के चेहरे पर करवा चौथ की ये खुशियाँ भी हम जैसे पत्नी के फौजी पति से ही तो है। ऐसा कहकर संध्या करवा चौथ की पूजा करके अपने पति की तस्वीर देखकर पानी पीती है और करवा चौथ का व्रत खोलती है और अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी वो गर्व से भरकर कहते हैं, जुग जुग जीती रहो। देख रही हो भाग्यवान, हम बड़े ही किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी गुणों वाली बहू और हमारे फौजी बेटे को ऐसी बीवी मिली है। संध्या रात भर अपने फौजी पति की तस्वीर को सीने से लगाए अपने सुहाग रात के लम्हों को याद करते हुए रंजीत की तस्वीर से ढेरों बातें करती है। तभी तड़के सुबह कोई दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही संध्या दरवाजा खोलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। सामने उसका फौजी पति रणजीत सिंह खड़ा था। वो झट से उसके गले से लग जाती है। उसकी आंखों से खुशी के मारे झरझर आंसू बहने लगते हैं। आप आ गए? हाँ संध्या, मगर तुम्हारे फौजी पति को आने में जरा सी देर लग गई। तमाम बातों को भूलकर संध्या सारा वक्त अपने पति के साथ बिताती है। एक फौजी की पत्नी बनकर जीना एक बीवी के लिए बड़े गर्व की बात है, मगर एक कड़वा सच ये भी है कि उस सुहागन के मांग में लगे फौज के नाम का सिंदूर भी कब तक उसके मांग में है ये वक्त भी नहीं जानता। और एक फौजी की बीवी को अपने पति से ज्यादा उसकी तस्वीर के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है।